हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवाइज करेंगे अध्याय 9 लोक निगम से लघुत्रात्मक प्रश्न। हमने रिवाइज किए थे कल, अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए थे। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो डिपेंड करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चंस के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सभी क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लोक निगम का अर्थ एवं परिभाषा लिखें। ये सभी जो क्वेश्चन हम फास्ट ट्रैक पे चलेंगे क्योंकि पहले ये क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो जो होती है हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन जो पहले हो चुके हैं उनको हम दोबारा नहीं करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने नहीं किए थे। और जो लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो उसके बाद जो अति लघुत्रात्मक हैं वो बिल्कुल और भी इजी हो जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, लोक निगम का अर्थ है परिभाषा लिखें। अंग्रेजी के कॉरपोरेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के कॉरपोरेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है निगम। हिंदी में निगम का शब्दार्थ या अर्थ है निरंतर चलता रहने वाला व्यापारिक संगठन। ये इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। अब नई लाइन में आप क्या लिखोगे, चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार निगम एक ऐसा निकाय या समूह है जो एक व्यक्ति की तरह रहने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किए जाते हैं या गठित किए जाते हैं। तो नई लाइन में आप क्या लिखोगे, चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार। इसके बाद नई लाइन से फिर हम स्टार्ट करेंगे। सरकारी निगम की मुख्य विशेषता यह है कि उसके सभी सदस्य एक व्यक्ति के रूप में कानूनी तौर पर काम करते हैं। इनकी नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण भी एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इन्हें सरकार के द्वारा व्यावसायिक निगमों की भांति चलाया जाता है। इसको यहाँ तक आप लिख दोगे। इसके अंदर एक आपकी डेफिनेशन होगी चैम्बर शब्दकोश के अनुसार और आपका क्या हो गया, जो इसका शाब्दिक अर्थ हो गए। अब इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एस खेड़ा ने लोक निगम पर स्वामित्व के आधार आधार पर कितने प्रकार बताएं। तो एक नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 आधार हैं। 2 नंबर में आ जाता है कि नाम लिखो और 4 अंक के अंदर उनके बारे में लिखो कि वो टाइप है, किस प्रकार से इनका गठन किया गया है। तो सबसे पहला है केंद्रीय प्रशासन के निगम। ये पहले क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो वे निगम जो केंद्रीय प्रशासन के अधीन होते हैं, वे निगम जो केंद्रीय प्रशासन के अधीन होते हैं, जैसे हिंदुस्तान स्टील, भारतीय स्टेट बैंक आदि। राज्य प्रशासन के निगम, इसी प्रकार वे निगम जो राज्य प्रशासन के अधीन होते हैं, जैसे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, डीटीसी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद संयुक्त स्वामित्व के निगम, वे निगम जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त स्वामित्व होता है, या ये कह सकते हैं वे निगम जो केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल योजना, दामोदर घाटी निगम आदि। अब इसके बाद आता है मिश्रित निगम। वे निगम जो सरकार और निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से स्थापित होते हैं, या वे निगम जो सरकार तथा निजी स्वामित्व के अधीन होते हैं, उन जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड इसी वर्ग में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी न्यू क्वेश्चन है। डॉक्टर MP शर्मा ने स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर लोक निगमों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका सबसे पहला निजी क्षेत्र के निगम, यानी जो व्यक्ति विशेष के अधीन रह के, यानी जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। न तो सरकार पैसा लगाती है और न ही नियुक्तियां करती है। सिर्फ सरकार का उनके ऊपर एक पर्यवेक्षक होता है जिनके नियंत्रण में वो कार्य करते हैं। कानून के अंतर्गत स्थापित व्यक्तिगत निगम जिनमें न तो सरकार धन लगाती है और न ही सरकार के प्रतिनिधि निदेशक मंडल में होते हैं। सरकार केवल निगम नियमावली के अनुसार कुछ पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करती हैं, जैसे भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आता है मिश्रित निगम, यानी जिसके ऊपर सरकार और निजी, यानी या तो सरकार नियुक्तियां करती है, धन लगाती है, या उनके ऊपर देखभाल का कार्य करती है।
वे निगम जिनमें सरकार या तो धन लगाती है या उसके निदेशक मंडल के कुछ प्रतिनिधि मनोनीत करती है या नियुक्त करती है अथवा दोनों कार्य करती है, लेकिन उनका नियंत्रण निजी क्षेत्रों में रहता है। तो यहाँ तक लिख देंगे। अब आता नंबर 3, सरकारी स्वामित्व वाले निगम, यानी जिनके ऊपर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे पूंजी लगाना और नियुक्तियां करना और दैनिक जो कार्य है उनकी देखरेख करना, वो सभी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। वे निगम जिनमें समूची यानी सारी पूंजी या अधिकांश पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है, जिनमें निदेशक मंडल के सभी अथवा अधिकांश सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसे भारतीय एयरलाइंस निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम चलते हैं लोक निगम के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। 4 गुण इसके अंदर है, हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो हमने छोड़ दिया था इस लेसन का, इसको बाद में करना था, तो यहाँ पर हम इसको रिवाइज जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन है लोक निगम के कोई 4 गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसका जो पहला गुण है, लोक निगमों का सबसे बड़ा गुण इनकी स्वायत्तता और लोचशीलता है, जो निजी उद्योगों का विशेष लक्षण है। ये सरकारी विभागों के दैनिक हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं, यानी ये सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं और अपनी कार्यविधि स्वयं निश्चित करते हैं, जिससे ये अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। वित्तीय मामलों में ये एक बड़ी सीमा तक सरकारी खजाने के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। तो इसको यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारा, निगम व्यवस्था में सरकार की केवल व्यापारिक एवं तकनीकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है तथा यह राजनीति के क्षेत्र से बाहर रहती है। व्यापारिक क्रियाओं संबंधी निर्णय ऐसे लोगों के समूह या मंडल के द्वारा किए जाते हैं जिनका निर्वाचन राजनीति आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होता है। पॉइंट नंबर 3, लोक निगम अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुसार योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा सेवा शर्तें निर्धारित करता है, जिससे इसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण आसान होता है। या आप यहाँ तक लिख दीजिए और यहाँ तक लिख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 4, लोक निगम का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण लोक सेवा का उद्देश्य है। लोक निगम केवल लाभ कमाने के लिए स्थापित नहीं किए जाते बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिए इनकी स्थापना की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लोक निगम के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो लोक निगम का मुख्य उद्देश्य हम करेंगे, सबसे पहला ऊपर वाली जो लाइन है आप लिख दोगे। इसके अंदर हमने कोई 4 पॉइंट लिखने, क्योंकि 4 अंक का है, ऊपर वाला जरूर लिखना हमने ये। उसके बाद हम लिखेंगे जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सेवाएं जैसे जल पूर्ति, विद्युत पूर्ति, या ये लिख सकते हैं जल विद्युत पूर्ति आदि प्रदान करने के लिए पहला उद्देश्य है कि लोगों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे ये हो गया आपका जन उपयोगी सेवाएं जैसे डाक, रेलवे आदि, राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के लिए। नंबर 3, राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए। नंबर 4, किसी औद्योगिक संगठन का प्रबंध तथा उसके कार्यों का संचालन के लिए। और नंबर 5, किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष का सर्वांगीण यानी पूर्ण विकास करने के लिए इनका गठन किया जाता है। यानी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य लिखने हैं, तो इनमें से आप कोई भी 4 उद्देश्य लिख सकते हो और याद कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 था निबंधात्मक क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 4 पढ़ा था, उसके अंदर हमने गुण पढ़ लिए थे। अब दोष हैं, यदि हम इन दोनों क्वेश्चनों को मिला भी देंगे तो हमारा क्या होगा, ये 8 अंक का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लोक निगमों की कोई 4 हानियां अथवा अवगुण बताइए। ये लाइन आप लिख लोगे। लोक निगम सरकारी निगम है और अंतिम रूप से सरकार के नियंत्रण में है, परंतु उसे स्वायत्तता दी जाती है। यह एक समस्या और विवाद का विषय बन गया है कि निगम पर कितना नियंत्रण किया जाए और कितनी स्वायत्तता दी जाए। यहाँ तक इसको हम लिख देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2,
कई बार लोक निगमों को आवश्यकता से अधिक वित्तीय स्वायत्तता दे दी जाती है, अतः इनकी आय, व्यय और वित्तीय स्वायत्तता पर सरकारी नियंत्रण केवल नाम मात्र का रहने से निगम जहाँ मनमानी करने लग जाते हैं, वहाँ साथ-साथ धन का दुरुपयोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर आपका 3 है, लोक निगम का की प्रबंध व्यवस्था तथा कार्यालय जनसंपर्क में नहीं रहते। जनता से इनका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता और न ही जनता की प्रतिक्रिया इन्हें प्रत्यक्ष ढंग से प्राप्त होती। यहाँ तक इसको लिख देंगे। और लास्ट पॉइंट है, लोक निगमों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की निर्धारित नीति का अभाव है। इससे इनके पास संघ लोक सेवा आयोग की तरह कोई निकाय या संस्था नहीं है जिसके द्वारा विभिन्न निगमों के लिए कार्मिक की नियुक्ति हो। तो ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट होता हमारा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, लोक निगम तथा विभाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन है, सरकारी विभागों की बजाय निगमों की स्थापना पर बल क्यों दिया जाता है? इसके ऊपर चलिए देखते हैं। आजकल सरकारी विभागों के बजाय निगमों की स्थापना पर बल दिया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण। नंबर 1, निगमों की कार्यप्रणाली में लाल फीताशाही का अभाव यानी कानूनों का जंजाल नहीं पाया जाता। नंबर 2, इनमें कम से कम राजनीतिक हस्तक्षेप होता है यानी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं। फिर व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बहुत उपयुक्त प्रणाली है। अपने कार्यों के लिए निगम अधिक स्वायत्त और स्वतंत्र होते हैं, या सीधा लिख सकते हैं अपने कार्यों के लिए निगम स्वतंत्र होते हैं। फिर है नंबर 5, इनमें विभाग तथा आयोग के लाभों का मिश्रण होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस लेसन से लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद लोक निगमों पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो हम लिखेंगे, भारत में संसद लोक निगमों पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण रखती है। नंबर 1, प्रश्न पूछकर, निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस की मांग करके। नंबर 3, निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन करके। निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में वाद विवाद करके। निगम के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है और संसद की स्वीकृति के बिना उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये इसके अंदर 10 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप कोई भी 7, 8, 6 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लगभग आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। और तो बाकी फास्ट ट्रैक पे कल चलेंगे, हमारे जो अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।